आज अपन स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का ही सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में पढ़ा चुका हूँ, फिर मैं नहीं पढ़ा है मुझसे, तो मैं फिर से पढ़ाऊंगा, एक बार रिवाइज करवाऊंगा मैं। ठीक है, तो पहले आज अपन दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नाम है इसका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अब एक्चुअली पूरे केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल्स होते हैं ना, या तो वो एसिड होंगे, या तो बेस होंगे, या तो सॉल्ट होंगे। ठीक है, केमिकल्स किन से बने रहते हैं? आपके कैटायन और एनायन। आप लोगों ने पढ़ा नाइन्थ में, आयंस होते हैं, एटम्स होते हैं, और एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए या एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया जाए तो वो आयन बन जाते हैं, है ना। मतलब एक एटम है, उसके पास प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। ये तो पता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उनकी चारों तरफ रिवॉल्व करता है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन ही निकल सकता है या इलेक्ट्रॉन ही ऐड कर सकते हो आप। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अंदर है ना। आप नए प्रोटॉन ऐड नहीं कर सकते और एग्जिस्टिंग प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाल सकते। समझ में आ रहा है? मतलब या तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है। दोनों ही केस में आपका एटम जो है ना वो बन जाता है आयन। क्या बन जाता है? आयन। आयन दो टाइप के होते हैं, एक हो गया आपका पॉजिटिवली चार्ज जिसको अपन कहते हैं कैटायन, और एक होता है नेगेटिवली चार्ज जिसको अपन कहते हैं एनायन। पॉजिटिवली चार्ज कैटायन ये बनेगा कब? जब आपका कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा? उसके पास ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी एक एटम, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम की मैं बात करूं, तो सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। ये कैसे पता चला कि 11 ही है, 12 क्यों नहीं? एटॉमिक नंबर्स। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11, राइट। इसलिए सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। उसका एटॉमिक नंबर, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है कि उस पर्टिकुलर एटम में कितने प्रोटॉन है। और कोई भी एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर क्वांटिटी में होते हैं, तभी तो आपका एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव। अगर इसके पास अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन होते, मान लीजिए प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन 9 है, तो अब दो प्रोटॉन एक्स्ट्रा दिख रहा है ना। एक प्रोटॉन मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक नेगेटिव चार्ज, राइट। तो तब आप बोल सकते हैं कि हाँ इसके पास दो पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, तो सोडियम विल बी हैविंग Na+2। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं। न्यूट्रल एटम में दोनों ही बराबर नंबर में होते हैं। 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां तक समझ में आ रहा है? पर अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो, कॉन्फ़िगरेशन भी आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कैसे सजे हुए हैं। 11 इलेक्ट्रॉन है ना, प्रोटॉन तो हमें पता है ये आपका न्यूक्लियस है, 11 प्रोटॉन अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, मैं बताऊंगा। 11 प्रोटॉन अंदर बैठे हुए हैं, अब बचे 11 इलेक्ट्रॉन। ये कहाँ जाएंगे? तो अलग अलग ऑर्बिट होती है। नील बोर ने कहा था, याद है, सुने ये नाम? नील बोर। उसके पहले दो साइंटिस्ट और थे, किसी को नाम याद है तो बताएगा कोई। जे थॉमसन और वही तो नील बोर का ही स्कीम है। रदरफोर्ड, वेरी गुड। एक जे थॉमसन थे, उन्होंने अपना मॉडल दिया था जो फेल हो गया था रदरफोर्ड के कारण, है ना। उन्होंने उस मॉडल में, उस एटम में कुछ एक्सपेरिमेंट किए जो उनके मॉडल के हिसाब से स्टैंड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, इसलिए जे थॉमसन का मॉडल फेल हुआ। फिर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, वो भी फेल हुआ। नील बोर ने अपना मॉडल दिया, तो अभी जो हम जानते हैं वो नील बोर का मॉडल है। और उन्होंने क्या कहा था कि सेंटर में न्यूक्लियस होगा, आजू बाजू एनर्जी ऑर्बिट्स होंगे जिनको हम शेल भी बोलते हैं। दे आर नोन एज ऑर्बिट और शेल। ठीक है, और इनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, राइट। तो कितने इलेक्ट्रॉन किस शेल में होंगे ये कैसे पता चलेगा? तो बोर ने अपनी एक स्कीम दी थी, बोरबरी स्कीम। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे मैक्सिमम, उतना ही छोटा है वो शेल।
उस शेल में उतनी ही एनर्जी है कि वो दो ही इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकता है। समझ रहे हैं? अपन 1 BHK 2 BHK 3 BHK लेते हैं ना, 1 BHK मतलब एक बेडरूम हॉल किचन है, 2 लोग रह सकते हैं उसमें, एक आधा और एक हॉल को हॉल में सुला देंगे, ठीक है, 3 लोग रह सकते हैं, पर उससे ज्यादा नहीं रह पाएंगे। फिर हम 2 BHK लेते हैं, फैमिली बड़ी है, समझ रहे? बस वैसे ही कुछ है, ये 1 BHK 2 लोग, समझ गए? सेकेंड वाले के पास एनर्जी ज्यादा है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, तो वहां 8 रहते हैं, ठीक है, और तीसरे वाले में 18 रह सकते हैं। ये रूल का नाम था 2n² रूल। इस रूल का नाम क्या था? 2n² रूल। n का मतलब ऑर्बिट का नंबर। जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो इसके n की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये सेकेंड ऑर्बिट है तो इसके लिए n की वैल्यू 2, ये थर्ड ऑर्बिट है तो इसके लिए n की वैल्यू 3। तो आप पुट करके देखो ना, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा? 1² यानी कि 1, 2 into 1 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में, राइट? 2 into 2², n की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूं तो 2² 4 हो जाएगा, 4 into 2 8। तो सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। याद आ रहा है ये सब? पूरा फ्लैशबैक है ना ये, ठीक है? फिर अगर मैं थर्ड की बात करूं, n is equals to 3, तो 2 into 3² 3² यानी कि 9, 9 2 जा 18। तो थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब सोडियम के पास तो है 11, सोडियम के पास तो 11 इलेक्ट्रॉन ही है ना, तो ये मतलब ये 11 को थर्ड में बैठा देता ना, एक ही घर में आ जाएंगे सब लोग, ऐसा नहीं होता। उन्होंने एक रूल और दिया था कि पहले फिलिंग कम एनर्जी वाले ऑर्बिट की होगी, पहले आप छोटे छोटे घर भरोगे फिर बड़े घर भराएंगे। ये आपका छोटा वाला घर, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, तो कंफिग्रेशन में पहला 2 इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट ऑर्बिट में चला गया, जिसका नाम उन्होंने के रखा था, ठीक है? फिर सेकेंड नाम उन्होंने एल रखा था, KLMN, फिर ये सीक्वेंस में चलेगा, ठीक है? उसमें 8 बैठ जाएंगे, हो गए 10, 2 और 8 10 हो गए ना? कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास? एक। तो थर्ड शेल में ये एक ही इलेक्ट्रॉन रखाएगा। समझ गए? दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। एम आई क्लियर? देखिए, अब सोडियम को इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि बोर ने ही एक ऑक्टेट रूल भी दिया। उन्होंने कहा था कि कोई भी एटम तब स्टेबल होता है जब उसके आखिरी वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आखिरी वाले ऑर्बिट का एक और नाम क्या था, किसी को याद है? आखिरी वाले ऑर्बिट को एक और नाम से बोलते थे, वैलेंस शेल। क्या बोलते थे? पहली बार सुन रहे वर्ड? सुना सुना लग रहा है? वैलेंस शेल इज द आउटर मोस्ट शेल। समझ में आ रहा है? आउटर मोस्ट शेल मतलब उस एटम का आखिरी शेल। जैसे कि सोडियम के लिए आखिरी शेल कौन सा होगा? थर्ड शेल, थर्ड शेल, वो तो उसका इलेक्ट्रॉन L, KLM, M will be the last shell for sodium, right? क्योंकि उसके बाद तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे ना भरने के लिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब इसको 8 करना है तभी स्टेबल हो पाएगा। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, ठीक है? अगर सब पहले से स्टेबल होते ना तो कोई कंपाउंड बनता ही नहीं। अगर सारे एटम अपने आप में अकेले रह सकते तो कोई कंपाउंड, कोई मॉलिक्यूल नहीं बनते, तो हमको पढ़ना नहीं पड़ता केमिस्ट्री, ठीक है? बट कोई एक एटम अकेले नहीं रह सकता, एक ऑक्सीजन अकेले नहीं रह सकता, तो वो क्या करता है? तो या तो वो अपने ही किसी मेंबर के साथ कंबाइन करके O2 बना लेगा, या तो वो किसी और एलिमेंट के एटम के साथ मिलके H2O, H2O2, H2S, H2, अच्छा मैं S बोल गया, सॉरी। मतलब वो किसी और का SO2, ठीक है ना? CO2, मतलब वो स्टेबल होने के लिए किसी और के साथ या अपने वाले के साथ कंबाइन कर रहा है ताकि वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो क्या बोलते हैं अपन? ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसलिए सोडियम यहां पे 8 करने के लिए सोडियम के पास 2 तरीके हैं। या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, 7 ले लेगा तो एक तो पहले से उसके पास 7 + 1 8 हो जाएगा ना आखिरी में। या तो जो एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है ना उसके पास, उसको छोड़ दे। ज्यादा आसान क्या है? एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना,
क्योंकि 7 गेन करेगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी इसको गेन करने में, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, छोड़ देगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए एनर्जी लगेगी, नो डाउट, बट ये मेटल है ना, मेटल की टेंडेंसी होती है लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और अब क्या बन जाएगा, ये Na पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? Na पॉजिटिव क्यों बना वो, क्योंकि अब उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन ही बचे हैं, आया ना, एक तो उसने लूज कर दिया ना, तो अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 10। प्रोटॉन तो अभी भी 11 है, मतलब 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर देंगे, बट एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है ना, तो वो एक प्रोटॉन अपन ऐसे दिखाते हैं Na1+। समझ में आ रहा है? तो 1 नहीं लिखते, प्लस लिखा है मतलब वो 1+ है। Am I clear? एक एग्जांपल और देता हूं, मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, जस्ट सोडियम के बाद का एलिमेंट है, ठीक है। इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे जैसे सोडियम में थे, सेकेंड में 8 आएंगे जैसे सोडियम में थे, अब कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे ना, अभी 12 है ना, 12 में 10 को तो बैठा दिए, 2 बचे हैं, तो वो 2 आपके थर्ड शेल में बैठ जाएंगे, राइट। अब इसको भी 8 करना है आपने आखिरी शेल में, तो या तो ये 6 गेन करे या तो 2 लूज कर दे, ये भी 2 लूज करेगा। अब ये क्या बन जाएगा, Mg2 पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? क्योंकि 12 प्रोटॉन अभी भी है पर इलेक्ट्रॉन कम होकर कितने हो गए हैं, 10, तो 2 का डिफरेंस आया ना, तो दैट विल बी शोन बाय +2। है ना क्लियर? तो ऐसे ही नहीं ना अपन ऊपर चार्ज लगाते हैं, Mg2 पॉजिटिव ही हो सकता है, Mg1 पॉजिटिव नहीं होता, Na1 पॉजिटिव ही होता है, Na2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव नहीं हो सकता, समझ रहे हैं ना? तो इसका भी कुछ मीनिंग होता है, क्लियर है? तो हम बात क्या कर रहे थे, कैटायन और एनायन की। कुछ और कॉमन कैटायन अपन पढ़ते थे, मैं कुछ फॉर्मूला आप लोगों को बनाना सिखाया था जब मैं केमिकल इक्वेशन रिएक्शन पढ़ा रहा था। कुछ और अपन कैटायन डिस्कस करते हैं, कुछ एनायन भी डिस्कस करते हैं, जैसे OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या है इसका नाम, हाइड्रोक्साइड आयन, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्साइड आयन। ऐसे ही अपन एक और पढ़े थे CO3 नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेट आयन। फिर एक था SO4 नेगेटिव, इसको क्या बोलेंगे, सल्फेट आयन। ये सब आपके एनायंस है, वो भी किस टाइप के एनायन है, पॉली एटॉमिक। पॉली मतलब मेनी, पॉली मतलब मेनी, बहुत सारे एटम के ऊपर चार्ज लगा हुआ है। जैसे मैं अभी इसके पहले जो बनाया था ना, Mg2 पॉजिटिव या Na1 पॉजिटिव, ये मोनो एटॉमिक, मोनो मतलब 1, मोनो मतलब 1, तो एक ही एटम के ऊपर चार्ज है ना, एक ही एटम के ऊपर चार्ज है, बट यहाँ पे जो चार्ज है ना, ये एक एटम के ऊपर नहीं है, ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर है, इसलिए इनको हम पॉली एटॉमिक बोलते हैं, ये कहलाते हैं मोनो एटॉमिक। क्लियर है? ठीक है, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज जब हम एसिड पढ़ेंगे, बेस पढ़ेंगे, तो उनके जो फॉर्मूले जब मैं लिखूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये किन से बने हैं। ठीक है, एसिड को अगर मैं डिफाइन करूं तो एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनको जब हम पानी में मिक्स करते हैं, व्हेन वी मिक्स देम इन वाटर, दे लिबरेट H पॉजिटिव आयंस, इनको हम एसिड बोलते हैं। H पॉजिटिव क्या होता है, हाइड्रोजन आयन। कैसे बना होगा ये हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, राइट। हाइड्रोजन एक लौता एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में जिनके पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता ना, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, और अगर वो इस लौते इलेक्ट्रॉन को भी लूज कर जाए तो ये क्या बचेगा, सिर्फ एक H पॉजिटिव बचेगा, है ना। इसी को हम प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, H पॉजिटिव कैन बी नोन एज प्रोटॉन आल्सो, लेकिन इसके अंदर एक प्रोटॉन ही तो है बस, तो आप प्रोटॉन का एक और नाम H पॉजिटिव भी बोल सकते हो। हाइड्रोजन आयन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोजन आयन। तो जब भी कोई एसिड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना, या वाटर मिक्स करते हैं, वो एसिड अपने H पॉजिटिव और एक और कोई एन आयन होगा उसमें डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट मतलब ब्रेक हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल HCl,
इसमें HCl कभी अपन पढ़े थे ना, पेट में भी है ये HCl, है ना। गैस्ट्रिक जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिबरेट कर रहा था, राइट। तो HCl आपका एक एसिड है। आप जब इसको वाटर में मिक्स करेंगे तो आपको एक मिलेगा H पॉजिटिव आयन और दूसरा मिलेगा Cl नेगेटिव आयन, समझ रहे हैं। तो कोई भी एसिड हो वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन समझते हैं, सॉल्यूशंस व्हिच आर मेड इन वाटर। सॉल्यूशंस में दो पार्ट होते हैं ना, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से तो बना होता है ना हमारा सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्वेंट पानी है तो उस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, एक्वस सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है। तो एसिड और बेस पानी में ही बने होते हैं। बिना पानी के एसिड एसिड नहीं है, बिना पानी के बेस बेस नहीं है। इट विल नॉट शो बेसिक कैरेक्टर या एसिडिक कैरेक्टर। इसका एक एग्जांपल देता हूं। जब हम HCl बनाते हैं ना तो HCl गैस के फॉर्म में बनता है। HCl किसके फॉर्म में बनेगा, गैस के फॉर्म में। तब इसको अपन हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। दोनों का फॉर्मूला सेम है बट नाम बोलने का तरीका अलग। जब ये गैस के फॉर्म में रहता है, कैसे शो करते हैं, गैस के फॉर्म में है तो याद है, ब्रैकेट में जी लगा देते हैं। अब कहां पढ़े थे अपन ये, केमिकल इक्वेशन रिएक्शन में पढ़े थे ना, टू मेक अवर रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव, कि अपने ब्रैकेट के अंदर जी लिख दिया तो हमको समझ में आ जाए कि HCl यहाँ पे गैस फॉर्म में। समझ में आ रहा है। तो जब वो गैस के फॉर्म में है ना, और ये गैस अगर मान लो ड्राई गैस, ड्राई मतलब नो वाटर, एक मॉइस्ट गैस होती है जिसमें पानी होगा और एक ड्राई गैस होती है जिसमें पानी नहीं होगा, तो ये एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगी। ठीक है। आप लोगों ने कुछ एसिड बेस इंडिकेटर भी पढ़े हैं क्लास 8 में, सुना ये एसिड बेस इंडिकेटर। हाँ, चाइना रोज पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़े, टर्मरिक पाउडर पढ़ा होगा, है ना। तो ये दोनों आप लोग क्लास 8 में पढ़ा होगा। लिटमस पेपर सुना है, लिटमस पेपर क्या होता है, एक आपका लिटमस पेपर एक तरह का पेपर है जो कि एसिड या बेस को डिटेक्ट करता है कि वेदर दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एसिड और बेस। क्योंकि क्या है ना, दिखने में दोनों कलरलेस है। मैं आपको यहाँ पे 2 ग्लास में एसिड और 1 ग्लास में बेस रख दूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे, आपको हो सकता है उसको उठा के पी लो पानी, क्योंकि वो दिखने में पानी जैसा ही। ठीक है। तो आपको कैसे कैसे पहचानना है कि कौन एसिड है कौन सा बेस है, तो हम लिटमस पेपर यूज करके एसिड और बेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। दे आर नोन एज एसिड बेस इंडिकेटर्स, क्योंकि वही तो बता रहा ना, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि वेदर दैट पर्टिकुलर लिक्विड इज एसिड और बेस। तो उसके लिए क्या होता है, 2 टाइप के लिटमस पेपर हम देखेंगे। एक होता है ब्लू लिटमस पेपर, एक होता है आपका रेड लिटमस पेपर। ठीक है। तो ब्लू लिटमस पेपर क्या होता है, जब एसिड में मिक्स होता है तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है ना। इसको याद रखने का तरीका है ABR, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर। इसका ट्रिक मैं कहीं और भी बताया था, याद है कहाँ बताया, डॉक्टर था, ठीक है। और उसके अलावा रिफ्रैक्शन में RDT याद है, क्या था RDT, when a light travel from rarer to denser medium it bent towards sun होता है, याद है ना। तो वैसे ही ये भी ट्रिक है ABR, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। ये कहीं लिखा नहीं होगा ना, बुक में मत ढूंढते रहना कि ABR कहाँ लिखा होगा, ये अपने याद रखने का तरीका है। इस तरह से ट्रिक्स आप भी बना सकते हो। ठीक है। वैसे ही बेस आपका रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, BRT, बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर। समझ में आ रहा है, BRB एंड ABR। ये याद रखना है तो दूसरा अपने आप याद रहेगा। समझ में आ रहा है, ए के बाद बी आता है ना, ABR। ठीक है। तो BRB क्लियर है। तो अगर आप एक ड्राई HCl गैस को ब्लू लिटमस पेपर के कांटेक्ट में लेके आओगे तो वो ब्लू लिटमस पेपर रेड नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि HCl गैस एसिडिक नहीं है, क्योंकि वो आपकी ड्राई गैस है। मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूँ, ये बताने के लिए कि पानी बहुत जरूरी है एसिड को एसिड बनाने के लिए। पानी के बिना एसिड एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा। तो अब क्या करो, उस लिटमस पेपर को गीला कर दो।
पानी इसमें आ गया ना, अब फिर से इस गैस से कांटेक्ट में लेके आओ तो अब वो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा, क्योंकि अब पानी आ गया ना लिटमस पेपर पे, तो ये जब गैस जाके उस लिटमस पेपर से टकराएगी तो वो गीली हो जाएगी गैस, हो गया पानी आ गया उसमें, नाउ इट विल बिहेव लाइक एसिड एंड नाउ दैट ब्लू लिटमस पेपर विल टर्न इनटू, समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ये आपके कुछ इंडिकेटर, अब हम और भी इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, है ना? अब वो चाइना रोज और टर्मरिक पाउडर भूल जाना, उसके अलावा हम 3-4 इंडिकेटर्स और पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिससे आप एसिड और बेस को पहचान सको। एक तो लिटमस हो गया, है ना, उसके अलावा 2-3 और इंडिकेटर्स है। हाँ हाँ, फिनोल्फ्थालीन होता है, मिथिल ऑरेंज होता है, ये आपके 2 इंडिकेटर्स और हैं। और कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी हैं जो स्मेल से बता देंगे, उनको अपन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। ऑल्फैक्टरी मतलब होता है स्मेलिंग। हमारे ब्रेन में भी एक ऑल्फैक्टरी लोब है जो स्मेल को सेंस करता है। ऑल्फैक्टरी लोब, हमारा ब्रेन अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है ना, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फ्रंट ब्रेन, तो उसमें एक ब्रेन में एक पार्ट में होता है ऑल्फैक्टरी लोब। वो ऑल्फैक्टरी लोब आपको स्मेलिंग का सेंस देता है, तो ऑल्फैक्टरी वर्ड वहीं से आया है। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब क्या है? ऐसे इंडिकेटर्स जो विजुअलाइज नहीं कर सकते, जैसे ये तो विजुअलाइज है ना, विजुअलाइज मतलब देख के पहचानोगे। आप आंख बंद करके बोलोगे कि ये ब्लू लिटमस पेपर है, ये मैं एसिड में डाला, अब नहीं समझ में आएगा ना, वो लिटमस पेपर का स्मेल चेंज नहीं हो जाएगा, आपको देख के समझ में आया कि वो ब्लू रेड हुआ है कि नहीं। अगर वो ब्लू रेड हो गया होगा तभी वो बेस होगा, सॉरी एसिड होगा, समझ रहे हैं? तो दीज आर विजुअल इंडिकेटर्स। विजुअल मतलब जिसको आप देख के ही पहचान पाओगे। ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति अंधा है, उसको डिटेक्ट करना है, तो वो तो ये विजुअल इंडिकेटर्स यूज नहीं कर सकता ना, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो लिटमस पेपर वगैरह यूज नहीं करेगा, वो यूज करेगा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, स्मेल वाले। स्मेल से पता करेगा कि पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो अपन पढ़ेंगे 2 टाइप के ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। क्लियर है? तो एसिड बेस इंडिकेटर्स 2 टाइप के हो गए, एक हो गए विजुअल इंडिकेटर्स और एक हो गए आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, चलो कुछ लिखते हैं अपन एसिड के बारे में। एसिड की डेफिनेशन मैंने बताई आपको कि एसिड वो सब्सटेंस होगा जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस लिबरेट करेगा। ये पहचान है एसिड की, समझ रहे हैं? देखो डेफिनेशन, एसिड्स आर कंपाउंड, एसिड्स आर कंपाउंड, acids are compound which give which give which give hydrogen ion hydrogen ion hydrogen ion in its aqueous solution, in its aqueous solution, in its aqueous solution। ये एक वर्ड समझ में आ रहा है जो लिखे हैं? एसिड्स वो सब्सटेंस होंगे जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देंगे, which will give हाइड्रोजन आयन यानी कि H पॉजिटिव इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ एग्जांपल लिखना। एग्जांपल एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्रैकेट में इसका फॉर्मूला लिखना HCl। HCl will be the formula for hydrochloric acid। ठीक है, एक और लिखना सल्फ्यूरिक एसिड। ये सुना है कभी? कहां सुनी? इसका फॉर्मूला लिखना ब्रैकेट में H2SO4। एक गाने में इसका नाम आया है H2SO4, सुनो गाना है? हाँ? नहीं, रंग दे बसंती में आमिर खान की पिक्चर अभी अभी जमाने का, इतना पुरानी भी नहीं है, आपको पैदा हो गया वो नहीं सुनो, पाठशाला वाला गाना है, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला, नहीं सुनो? तो बहुत बहुत पुराना हो गया गाना। अच्छा, मैं 10th में था तब हमारे चिल्ड्रन डे में लोग डांस किए थे।
बहुत टाइम हो गया ना, 2006, 14 साल हो गया, सॉरी आप तो 14 साल के थे ना, तो पैदा ही हुए थे उसमें। ठीक है, मेरे को लगा H2SO4 वहां सुने हो क्या, किसने पूछा कहाँ सुने, उसमें एक लाइन थी, हर दिन में पूर्ति करता है H2SO4 है। चलो कोई बात नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला है H2SO4, आज सर्च तो कर सकते हो ना दाना, अरे क्या सर्च करना, पाठशाला, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला, जहाँ मस्ती नहीं करना, ठीक है। ओके चलो, एक और लिखना नाइट्रिक एसिड, ये सुने, ये नहीं है ना। H2SO4 इसलिए है क्योंकि H2SO4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। H2SO4 को हम किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं, जितने भी केमिकल्स है ना उनका राजा है ये, समझ रहे हैं? राजा इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि एक तो ये बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है। कोरोसिव का मतलब क्या होता है, जैसे ये अगर टच कर लिए तो हाथ जल जाएगा, ठीक है। और ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से हम बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। आप जितनी भी इंडस्ट्रीज देखते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज, वहां पे H2SO4 होगा उनके पास, इससे काफी सारी चीजें बना सकते हैं, अदर केमिकल्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड से, समझ रहे हैं? इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स, ठीक है। तो आप तीनों देख रहे हो, तीनों का जब मैं एक्वस सॉल्यूशन बनाऊंगा ना, तो यहाँ लिबरेट होगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, यहाँ लिबरेट होगा H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, और यहाँ लिबरेट होगा H पॉजिटिव एंड NO3 1 नेगेटिव, नाइट्रेट। इसको बनाना भी सिंपल है ना, अपन कैसे बनाते थे इसको, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, फिर क्रॉस करेंगे HCl बनेगा, H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव लेंगे, ये 2 यहाँ आएगा, ये 1 इधर जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा H2SO4, और लास्ट H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन है, NO3 1 नेगेटिव नाइट्रेट आयन होता है, इससे बनेगा आपका HNO, समझ रहे, डिस्क्लोज करके बना है सारा फॉर्मूला, ठीक है। तो इन सब में H पॉजिटिव दिख रहा है आपको इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि वाटर के साथ, ठीक है। तो ये आपका एसिड का डेफिनेशन है। नीचे बेस का डेफिनेशन है, बेस एक सब डालो, खाली इसमें हाइफन डाल के लिखना, bases are compounds which give hydroxide ion, हाइड्रोक्साइड भी बताया था मैंने आपको ना, OH1 नेगेटिव, तो ये 1 नेगेटिव सिर्फ H के ऊपर नहीं है, O और H दोनों के ऊपर है, समझ रहे, पॉली एटॉमिक है, ठीक है। तो ब्रैकेट में OH नेगेटिव लिख लेना। Bases are compounds which give hydroxide ion bracket में OH negative in their aqueous solution. ठीक है। एक्चुअली होता क्या है ना, कोई भी कंपाउंड पानी के अंदर जाने के बाद अपने आयंस में स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट समझते हैं, ब्रेक हो जाता है। जैसे HCl था, वो पानी में जाने के बाद H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में अलग अलग हो गया। H2SO4 था, H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव में अलग अलग हो गया। पानी में जाने के बाद अपने आयंस में वो ब्रेक हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। उस प्रोसेस को अपन आयनाइजेशन बोलते हैं या डिसोसिएशन बोलते हैं। आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, आयन बनना। HCl कंपाउंड था, जब जब पानी में डाला गया तब वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में स्प्लिट हो गया। स्प्लिट वर्ड ना यूज करके अपन क्या बोलते हैं, डिसोसिएट हो गया। डिसोसिएट समझते हैं, ब्रेक होना। एसोसिएशन मतलब जुड़ना, समझते ना, एसोसिएट और डिसोसिएट। एसोसिएट मतलब जुड़ना और डिसोसिएट मतलब ब्रेक होना। तो पीछे जो अपन 3 रिएक्शन यहाँ लिखे ना, यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हैं कि HCl has been dissociated into H positive and Cl negative। वैसे ही H2SO4 has been dissociated into H positive and SO4 2 negative, और ये H positive and NO3 negative।
तो इस प्रोसेस का नाम डिसोसिएशन या आयनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन या आयनाइजेशन भी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि आयन बन रहे हैं, आयनाइजेशन। ठीक है, तो वैसे ही बेस जब डिसोसिएट होते हैं, अब मैं डिसोसिएट वर्ड बोलूंगा तो याद समझ जाएंगे ना डिसोसिएट, अब मैं स्प्लिट नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो जब बेस डिसोसिएट होते हैं ना, दे गिव OH नेगेटिव आयन। इसका मतलब वो OH नेगेटिव से बने होंगे, तब तो OH नेगेटिव दे रहे हैं। जैसे एसिड में H था, तब तो पानी में H पॉजिटिव निकला। उसी तरीके से अगर बेस में OH है, तभी तो OH नेगेटिव निकलेगा। तो जैसे एग्जांपल है NaOH, सुना है? NaOH इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब आप एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, तब ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में क्या होगा? कन्वर्ट नहीं होता, डिसोसिएट होगा। समझ रहे हैं? OH नेगेटिव और Na पॉजिटिव में ये डिसोसिएट होगा। वैसे एक और लेते हैं, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। समझ रहे हो? ये सुना सुना लगना चाहिए। क्या चाहिए? और इसका कुछ नाम और भी था ना? क्विकलाइन नहीं चाहिए, स्लेकलाइन या लाइम वाटर। क्विकलाइन तो CaO होता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया हूं है ना। CaO इज क्विकलाइन। ये क्या होता है? लाइम वाटर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं स्लेकेट लाइम, या फिर इसका केमिकल नेम जो आप लोग सबसे शुरू में बोले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होगा इसका? तो जिसके पास भी OH लगा है मतलब हाइड्रोक्साइड तो है, इसका सरनेम तो हाइड्रोक्साइड ही होगा। बस अब जो भी मेटल लगा है उसके नाम आगे लगा दो। हाइड्रोक्साइड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ रहे नाम? ठीक है, तो इसका भी जब आप डिसोसिएशन करवाओगे एक्वस सॉल्यूशन में, तो Ca2 पॉजिटिव एंड OH1 नेगेटिव आएगा। ये 2 क्यों आया? ये 2 इधर से आया है ना, और इसका कुछ नहीं तो 1 है, ये यहां से आया होगा। समझ रहे? डिसोसिएशन समझ में आ रहा है? हाँ, पर बैलेंस नहीं है। क्यों? इधर हाइड्रोक्साइड 2 था, इधर हाइड्रोक्साइड 1 ही दिख रहा है ना, बैलेंस करने के लिए सामने 2 लगा। समझ रहे हो? पक्का? अनीश क्लियर है सबको? तो डेफिनेशन कंप्लीट कर लिए। Bases are compounds which give hydroxide ion in water solution या aqueous solution। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट में NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट में NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट में KOH, एंड थर्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट में CaOH का ट्वाइस। क्या बोलेंगे उसको? CaOH का ट्वाइस। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे बेस अपने से भी बना सकते हो। OH नेगेटिव लो और बाकी आपके जितने भी मेटल आयन है सब ले लो, सारे बेस बनेंगे। राइट? एक आध कोई नाम और बता सकता है? लिखा है और बता। हाँ, सल्फर हाइड्रोक्साइड ना, मेटल बोल रहा हूँ, मेटल। सल्फर नॉन मेटल होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड हो सकता है, आयरन, हाँ, गैलियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। ये सारे आपके बेस है। समझ रहे हैं? ठीक है, तो अगर आप ध्यान दोगे, H पॉजिटिव के साथ आपका नॉन मेटल लग रहा है, क्लोरीन एक नॉन मेटल होता है। ठीक है, और OH नेगेटिव के साथ एक आपका मेटल लग रहा है। समझ रहे हो? बेस में OH के साथ क्या है? मेटल। और एसिड में H के साथ क्या है? नॉन मेटल। समझ रहे? हाँ, थर्ड डेफिनेशन सॉल्ट की लिखेंगे। सॉल्ट क्या होता है? सबसे कॉमन सॉल्ट क्या होता है? NaCH। इसका नाम भी कॉमन सॉल्ट ही है। इसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं बिकॉज इट इज केप्ट इन आवर टेबल सॉल्ट। एडिबल होता है वो, राइट? बाकी जितने भी केमिकल्स हम पढ़ते हैं ना, वो सारे सॉल्ट ही कहलाते हैं।
देखो उसकी डेफिनेशन देखो सॉल्ट की पहले। सॉल्ट्स आर कंपाउंड obtained by salts are compound obtained by salts are compound obtained by replacement of hydrogen. Salts are compound obtained by replacement of hydrogen from acid by a metal replacement of H यानी कि हाइड्रोजन from acid by a metal। अब ध्यान देना है ना, HCl एक एसिड है ना, राइट। इसके H को मैं रिप्लेस कर दूं अगर Na से, तो क्या बन जाएगा? NaCl बनेगा। ये इसी को कहेंगे अपन सॉल्ट। अब एक बार डेफिनेशन पढ़ो फिर से इसको देखो। रिप्लेसमेंट ऑफ H ऑफ एसिड बाय अ मेटल इज नोन एज सॉल्ट। समझ रहे हैं? पक्का? आप ऐसा भी बोल सकते हो, NaOH क्या होता है? बेस होता है। अभी तो पीछे देखे ना, NaOH बेस। रिप्लेसमेंट ऑफ OH बाय अ नॉन मेटल इज सॉल्ट। उल्टा भी बोल सकता हूं। ये आप लोगों ने एसिड के टर्म्स में लिखा है ना, क्या लिखे हो? रिप्लेसमेंट ऑफ H ऑफ एसिड बाय अ मेटल। इसका उल्टा क्या होगा? सब चीज का उल्टा कर दो। रिप्लेसमेंट ऑफ OH ऑफ बेस बाय अ नॉन मेटल। H की जगह OH आ गया, एसिड की जगह बेस आ गया, और मेटल की जगह नॉन मेटल आ गया। समझ रहे हो क्या? तो आपका कंपाउंड वही बनेगा, सॉल्ट। एम आई क्लियर? कुछ एग्जांपल लिखना। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ब्रैकेट में NaCl। कोई और बताया कोई सॉल्ट का नाम? MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड लिखो, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड ब्रैकेट में MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनेगा? Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव होता है, राइट? अभी अपन डिस्कस किया था पीछे। हाँ, और क्लोराइड आपका होता है 1 नेगेटिव। ठीक है, तो क्रिस क्रॉस मेथड जो आप लोग 9th में पढ़े उसके हिसाब से फॉर्मूला क्या बनेगा? Mg के नीचे अपन 2 लिखते हैं, यहाँ Cl के नीचे 1, ये 1 इधर जाएगा, ये 2 इधर आएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? MgCl2। समझ में आ रहा है सबको? ये कैसे फॉर्मूला MgCl2 ही बना, MgCl3 क्यों नहीं बना, या Mg2Cl क्यों नहीं बना, या Mg2Cl2 क्यों नहीं बना, यही क्यों बना? क्लियर सबको? ये Mg2 पॉजिटिव कैसे है, मैं अभी पीछे बताया था। 2,8,2 था, उससे 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Mg2 पॉजिटिव बना। क्लोरीन क्लोराइड कैसे बना? Cl1 नेगेटिव ही क्यों है? 2 नेगेटिव या 3 नेगेटिव या 4 नेगेटिव क्यों नहीं है? क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। याद है आप लोगों को? पहले 20 एलिमेंट्स, इसको याद है? आपको याद है? और को किसी को याद नहीं है? याद है? बोल। हाँ, और उसके एटॉमिक मासेस मासेस याद नहीं है? ठीक, चलो मैं इसके बाद बताता हूँ। ठीक है, पहले 20 तो याद होने चाहिए। ठीक है, पहले 20 एलिमेंट सीक्वेंस में याद होने चाहिए विद देयर एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ठीक है, सिंबल। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 हो गया। 17 2 और 8 10, 10 और 7 17। अब इसको अपने आखिरी शेल में 8 करना है तो क्या करेगा? ये एक गेन करेगा, 7 बैठ के लूज तो नहीं करता रहेगा। क्या करेगा? ये एक गेन करेगा, और एक गेन क्या? तो अब इसके पास प्रोटॉन तो 17 ही है, बट इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, आया ना, है ना? तो वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए अपन ऊपर एक नेगेटिव लगाते हैं। अगर मुझे प्रोटॉन एक्स्ट्रा दिखाना है तो मैं पॉजिटिव लगाऊंगा,
और मुझे अगर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिखाना है तो मैं नेगेटिव लगाऊंगा। समझ में आ रहा है? इसलिए क्लोराइड ऐसा बनता है Cl1 नेगेटिव, ना कि 2 नेगेटिव या 3 नेगेटिव या 4 नेगेटिव। 1 नेगेटिव ही बनेगा क्लोराइड आयन। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका ये भी एक सॉल्ट है MgCl2, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन का। क्लियर है? एक और कोई एग्जांपल? MnCl2 हो सकता है, AlCl3 हो सकता है। ये सभी सॉल्ट होंगे। मैंने बोला ना, एसिड और बेस के अलावा जितने भी केमिकल्स है वो सब सॉल्ट है। एसिड की पहचान H होना चाहिए, बेस की पहचान OH होना चाहिए। उसके अलावा जितने भी आपको इस टाइप के कंपाउंड दिखते हैं वो सारे क्या है? सॉल्ट। CaCl नहीं होता, CaCl2 होगा। कैसे? कैल्शियम होता है 2 पॉजिटिव और क्लोराइड होता है 1 नेगेटिव। तो कैल्शियम के नीचे मैं 2 लिखता हूँ, Cl के नीचे 1, ये 2 क्रिस क्रॉस होके इधर, ये 1 क्रिस क्रॉस होके इधर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? NH4Cl BaSO4। हाँ, बेरियम सल्फेट, बेरियम होता है Ba2 पॉजिटिव, सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव। दोनों का 2 2 कैंसिल हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट। अनदर सॉल्ट। एक अमोनियम क्लोराइड बोल रहा था, अमोनियम होता है NH4 का 1 पॉजिटिव, NH4 के ऊपर 1 पॉजिटिव, और क्लोराइड अभी अपन पढ़े Cl नेगेटिव। दोनों का 1 1 ही है, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? NH4। क्लियर है? ये सब सॉल्ट है। हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था ना, उसमें भी अपन इस टाइप के कंपाउंड्स लिख रहे थे ना, वो सब सॉल्ट था। क्लियर है? नहीं, ऐसा नहीं, एसिड में भी हो सकता है। HCl प्लस NaOH, इसका रिएक्शन कंप्लीट करो तो अपन पढ़े हैं। NaCl प्लस H2O, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसे होगा डबल डिस्प्लेसमेंट? देखो यहाँ पे इसका आयन है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, आया ना? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और इसके आयंस क्या है? Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ये होते हैं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट का एक नाम और क्या था? पार्टनर एक्सचेंज। जिन्होंने फर्स्ट यूनिट नहीं पढ़ी ना, मैं उनको बता रहा हूँ, इनका एक और नाम क्या होता है? पार्टनर एक्सचेंज। पार्टनर मतलब क्या? ये कैटायन का पार्टनर ये है एनायन, वैसे ये कैटायन का पार्टनर ये है एनायन। पार्टनर है ना उसका, तब तो उसके साथ मिलकर कंपाउंड बना रहा है। हमको पार्टनर बदलने हैं, ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? दोनों प्लस वन माइनस वन है, तो फॉर्मूला विल बी NaCl, और ये हो जाएगा आपका H2O। HOH मतलब H2O ही होगा, HOH यानी कि H2O। तो इस रिएक्शन को भी अपन डबल डिस्प्लेसमेंट ही बोलते हैं। ये दोनों सॉल्ट नहीं है, ये एसिड है, एसिड है, और ये बेस बना रहे हैं सॉल्ट। तो सॉल्ट का एक डेफिनेशन और हो सकता है, when acid react with base the product formed is salt। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सॉल्ट। समझ रहे? एक और रिएक्शन देता हूं, उसको बनाना तो आप लोग कैसे होगा वो। मैं एसिड HCl की जगह ले लेता हूं H2SO4, एसिड है ये भी, और बेस की जगह ले लेता हूं मैं KOH। कंप्लीट करो तो ये रिएक्शन, ये मैं लिख देता हूं यहां पर। बाकी लोग भी ट्राई करो एक बार। पहले इसको ब्रेक करो, कैसे ब्रेक होगा ये? H2SO4 दो पार्ट में ब्रेक होगा, H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, तभी तो ये बना होगा ना। देखो ये ऐसा क्यों है? H2SO4 ही क्यों है? क्योंकि SO4 के ऊपर 2 है, H के ऊपर 1 है। बनने के बाद यहाँ का 1 इधर आया होगा और यहाँ का 2 इधर आया होगा, तब तो फॉर्मूला ये बनाना। तो एग्री कर रहे हो? फॉर्मूला समझ में आ रहा कैसे बना होगा? H के नीचे मैं इसका चार्ज 1 लिख दूंगा और SO4 के नीचे इसका चार्ज में 2 लिख दूंगा, और फिर ये क्रॉस होके इधर आएगा इसके बॉटम में, और ये क्रॉस होके इधर जाएगा इसके बॉटम में। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? H2SO4। समझ रहे हो? वैसे ये ब्रेक होगा तो क्या होगा? K पॉजिटिव एंड OH। अब इसका पार्टनर इसके साथ जाएगा और इसका इसके साथ, तो इन दोनों मिलकर तो वाटर बना लिए हैं। अच्छा ये दोनों K पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, तो
फॉर्मूला क्या बनेगा, ये 2 नीचे लाओ, फिर क्रिस क्रॉस करके इधर लाओ, ये 1 इधर लाओ, 1 इधर जाएगा, फॉर्मूला विल बी, ये भी एक सॉल्ट। क्लियर है? हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आपकी केमिस्ट्री में 3 टाइप के केमिकल्स होते हैं, या तो वो एसिड होगा, या तो वो बेस होगा, या तो वो सॉल्ट होगा। पर वो सॉल्ट भी उस एसिड और बेस से ही मिलकर बन रहा है, वो सॉल्ट भी तो एसिड और बेस से ही मिलकर बन रहा है ना, NaCl K2SO4 दोनों सॉल्ट है, बने किससे है, एसिड और बेस, एसिड और बेस। समझ रहे? चलिए नेक्स्ट हेड डालना, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड हाइफन बेस, स्ट्रॉन्ग एंड हाइफन में स्लैश लगाना, ऑब्लिक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड बेस। इसका क्या मतलब होता है देखते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का मतलब तो जानते हैं ना क्या होता है, ताकतवर, ज्यादा ताकतवर, वीक थोड़ा कमजोर होगा, तो उस हिसाब से ऐसा एसिड जो स्ट्रॉन्ग होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, और अगर वीक होगा तो वीक एसिड बोलेंगे। पर ये स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस हम कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ वी विल डिफाइन कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरा? वो तो एक तरीका हो गया, और उसके अलावा डेफिनेशन अपन कैसे बोलेंगे। देखो एसिड, एसिड H पॉजिटिव के कारण है ना, एसिड का जो नेचर है, एसिडिक नेचर, वो पूरा H पॉजिटिव के कारण है, और बेस का बेसिक नेचर OH नेगेटिव के कारण है। यहाँ तक सब एग्री करते हैं, इतना तो आज समझ में आया ना सबको, क्योंकि एसिड है तो H पॉजिटिव होगा, बेस है तो OH नेगेटिव होगा। हाँ ना, ये सबको समझ में आया अंकित? यही है, तो H पॉजिटिव वाला आपका एसिड हुआ, OH नेगेटिव वाला आपका बेस हुआ। तो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड को अपन इसी के रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे। ऐसा एसिड जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से, मतलब मान लो मेरे पास HCl के 10 मॉलिक्यूल है, 10 HCl का मतलब क्या होगा, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl बोलूंगा, आया ना, कि 10 एटम ऑफ HCl बोलोगे, क्या बोलोगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। HCl इज अ कंपाउंड ना, HCl इज अ कंपाउंड, तो इसके लिए अपन क्या वर्ड यूज करते हैं, मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, ये समझ में आ रहा है? और इसको जब ब्रेक करोगे ना, हर एक में एक H और एक Cl है, तो जब ब्रेक होगा तो 10 H पॉजिटिव बनने चाहिए और 10 Cl नेगेटिव बनने चाहिए। इससे एग्री करते हो? तो होना चाहिए ना। तो इस टाइप के एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। देखो ये अपने अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया ना, अब एक भी मॉलिक्यूल नहीं बचा है बीकर के अंदर। ये आपका बीकर है जिसके अंदर एसिड है HCl, इसके अंदर मैंने पानी भी डाल दिया, वाटर, तो सारा का सारा HCl अपने H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। जितना ज्यादा सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव, उतना ज्यादा एसिडिक नेचर, द स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। समझ रहे हैं? अब कुछ एसिड इसके अपोजिट वर्क करते हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं होते, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। सुने कभी? कहाँ सुने? अरे मैं बताया इसके अलावा ट्रांस क्या, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, एसिटिक एसिड, पायरुविक एसिड करो, एसिटिक एसिड कहाँ पर है? सर आप उसी में बताए थे कि ऐसा एक और एसिड होता है। अच्छा हाँ, वो पायरुविक एसिड बताते समय मैं COOH के बारे में बताऊंगा, एसिटिक एसिड। इसको विनेगर बोलते हैं, आप लोग घर में रहता हो किचन में, सिरका, विनेगर, इसको एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, अचार अचार में डालते हैं, सॉस में डालते हैं। ये सब चीजें ऐसी होती है ना जो प्रिजर्व करके लंबे समय तक चलती है ना। अभी अचार डाल रहा हूँ घर में, वो पूरा 1 साल चलना है ना, तो उनमें कुछ प्रिजर्वेटिव डालते हैं कि नहीं, ऑयल जहाँ डालते हैं ताकि वो आपका अचार चल सके। तो एसिटिक एसिड भी एक तरह का प्रिजर्वेटिव होता है, जिसको अपन विनेगर बोलते हैं। मम्मी से पूछना विनेगर, तो मम्मी बता देगी विनेगर क्या होता है। उसको हिंदी में सिरका बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका एक वीक एसिड होता है, ठीक है, इट इज अ वीक एसिड। क्यों? क्योंकि जब अपन इसको इसके एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं
तो सारे के सारे 10 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं होते, हो सकता है सिर्फ 3 ही मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो। तो अगर 3 ही मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे तो हमें 3 ही H पॉजिटिव मिलेंगे। ये होता है आपका एसीटेट आयन। क्या बोलते हैं इसको? एसीटेट आयन। ये भी एक तरह का आयन है, जैसे सल्फेट है ना SO4 नेगेटिव, वैसे ये क्या कहलाता है? एसीटेट। और H पॉजिटिव इससे अलग हो गया। समझ रहे? क्लियर है? तो देखो हमने लिए थे 10 मॉलिक्यूल, क्या सारे के सारे डिसोसिएट हुए? कुछ ही मॉलिक्यूल हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 होंगे, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा। तो ऐसे एसिड्स जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं उन्हें हम वीक एसिड बोलते हैं। समझ रहे हैं? तो वहां पे H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन भी कम होगा। कंसंट्रेशन मतलब उनकी क्वांटिटी। ऊपर H पॉजिटिव ज्यादा है ना, यहाँ कम है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक एसिड। समझ रहे हो क्या? है क्लियर? ठीक है, तो लिखना डेफिनेशन। strong acids are the one strong acids are the one strong acids are the one which ionize। ये वर्ड समझ में आ रहा है? आयनाइज या डिसोसिएट भी लिख सकते हो ना, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। which ionize या which dissociates, ठीक है? which ionize, IONIZE, which ionize fully in water, which ionize fully in water। पानी में वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं अपने आयंस में। अब आपको उस बीकर के अंदर एक भी HCl नहीं दिखेगा, सब के सब H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में आयनाइज हो चुके हैं। समझ रहे हैं? All the HCl molecules are ionized या dissociated into H positive and Cl negative ions। फिर से बता रहा हूं मैं कि एसिड का एसिडिक नेचर H पॉजिटिव के कारण होता है। समझ रहे हैं? जितना ज्यादा H पॉजिटिव उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना H पॉजिटिव कम होगा उतना ही वो वीक एसिड होगा, बेसिक नहीं होगा, वीक एसिड होगा। समझ रहे हैं? पक्का? सेम डेफिनेशन बेस पे भी लागू होती है। अगर बेस अपने एक्वा सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, उसके अगर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, अदरवाइज वीक बेस। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल लिखते हैं पहले अपन स्ट्रॉन्ग एसिड के, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो क्या लिखे आप लोग? स्ट्रॉन्ग एसिड इज द वन विच आयनाइज फुल्ली इन वाटर, इधर लिखिए, टू produce large amount of H positive ion, large amount of H positive ion, produce large amount of H positive ions। क्लियर है? पक्का? एग्जाम्पल लिखना कुछ ऐसे एसिड, एक तो मैंने आपको बता ही दिया HCl तो है ना एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड का। देखो HCl, H2SO4, HNO3, इन सबके नाम अपन ऊपर लिखे हैं। क्या क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में वीक एसिड का डेफिनेशन लिखो। अब वहां पे क्या लिखे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड इज द वन विच आयनाइज फुल्ली, लिखे है ना, लिखे हो ना ऐसा, विच आयनाइज फुल्ली इन वाटर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? पार्शियल। फुल नहीं है तो पार्शियल है, आधा। तो लिखो वीक एसिड्स आर द वन विच आयनाइज partially in water to produce small amount of H positive ion। लिख लोगे? Weak acids are the one which ionize partially in water to produce small number of या small amount of H positive ions। ठीक है, अरे पिछले डेफिनेशन जैसी तो लिखनी है। ठीक है, बस वहां फुल्ली था, यहाँ पे
पार्शियली होगा। ठीक है, लाइफ प्रोसेस पढ़ना चालू कर दो ना। टेस्ट पूरा 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 ठीक है, न्यूट्रिशन से कम क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, बस एक दो क्वेश्चन, बाकी पूरा ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन। जो अटेंड नहीं किया वो मत देना टेस्ट, बाकी लोग ठीक है। ठीक है, ओके, लिखिए डेफिनेशन, बता रहा हूँ पहले डेफिनेशन हो गया सबका। क्या लिखा राहुल, जोर से पढ़ना। H पॉजिटिव है, ठीक है। फिर से एग्जांपल, एक एग्जांपल तो बता दिया हूँ। एसिडिक एसिड ब्रैकेट में CH3COOH। किसी ने पूछा था मुझसे, शायद श्रेयांश पूछा था, क्या इसके ऊपर ऐसे लिख सकते हैं क्या, C2H4O2 ऐसा कुछ, या आप पूछे एक साथ लिख सकते आप। CH3COOH ही क्यों लिखते हैं इसको, ऐसा क्यों नहीं लिखते C2H4O2, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, है ना। बट ऐसा फैला के लिखने में ना ये दिखना चाहिए एक्चुअली। इसको अपन कहते हैं एसिड ग्रुप। COOH इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसलिए ये दिखाते हैं अपन। समझ रहे हो क्या, ये OH नहीं एक्चुअली, ये COOH, सिंपल OH नहीं है, ठीक है। डन। तो एक एग्जांपल ये हो गया एसिटिक एसिड, नाम भी लिखना ना इसका, और ब्रैकेट में फॉर्मूला भी लिखना। ऊपर वालों का नाम नहीं लिखा है क्योंकि ऊपर लिख चुके अपन नाम एग्जांपल में एसिड के, बट यहाँ नाम लिखना वरना याद नहीं रहेगा क्या नाम है इसका। एसिटिक एसिड है ना, ACETIC, एसिटिक एसिड, ठीक है। इसका नाम भी ना उसी से आया है, विनेगर को लैटिन में एसिटम बोलते हैं, विनेगर को लैटिन नेम में एसिटम बोलते हैं, तो एसिटम से एसिटिक वर्ड आया है, ठीक है। सम नेम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स, ठीक है, ओके। चलो अगला, स्ट्रॉन्ग बेस का डेफिनेशन लिख लो। अच्छा एक और लिखो एग्जांपल, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला लिखना ब्रैकेट में H3PO4, H3PO4, ठीक है। देखो सारे एसिड के फॉर्मूले ना आप लोग बना सकते हो, ध्यान देना कैसे। H पॉजिटिव तो सब में कॉमन है, राइट। अब अपन कितने कितने आयंस पढ़े याद करो, Cl नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, NO3 1 नेगेटिव, फॉलो कर रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर अभी एक पढ़े एसीटेट, CH3COO नेगेटिव, फिर एक आपका फॉस्फेट आयन होता है PO4 3 नेगेटिव, फिर एक आपका ब्रोमाइड होता है Br नेगेटिव, एक आयोडाइड होता है I नेगेटिव। ये सब आपके N आयंस हैं, बस इसका फॉर्मूला बनाते चलो, इनके साथ एसिड बनते जाएगा। कैसे देखो, H2, इधर का 2H के पास जाएगा, फॉर्मूला बनाना समझ में आ रहा है, आज भी 2-3 एग्जांपल दिया हूं मैं, है ना। ये इसका पावर इसके नीचे जाएगा, इसका पावर इसके नीचे जाएगा, इसका पावर तो 1 है तो CO3 छोड़ दो बस, ठीक है। HNO3, बस ये याद रखना, हमेशा हम कंपाउंड में ना कैटायन को पहले लिखते हैं, एनायन को बाद में, एक्सेप्ट इन दिस केस। एसीटेट वाले के साथ एसीटेट को पहले लिख रहा हूं मैं और कैटायन को बाद। एसीटेट आयन की प्रॉपर्टी है, उसको लिखने के लिए अपन ऐसा लिखते हैं, नाम इसका अपन एसिटिक एसिड ही बोल रहे हैं, और जैसे अगर मैं Na के साथ भी जोड़ूंगा ना इसको तो CH3COO बोलूंगा, बट नाम इसका सोडियम एसीटेट ही कहलाएगा, ठीक है। ये अभी अपन जो लिखे ना फॉस्फोरिक एसिड, देखो इतना, ये इसका 3H के पास जाएगा, H का 1 इसके पास आएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, समझ में आ रहा है पक्का, HBr, जस्ट लाइक HCl, HBr, HI, समझ रहे, ये सारे ही एसिड है, क्लियर, ठीक है।
अभी अपन ने वीक एसिड के लिए क्या क्या लिखा, एसिटिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, एक और लिखना कार्बोनिक एसिड। आपको इनमें कोई कार्बोनिक एसिड दिख रहा है? ऐसा लग रहा है कि सर ये होना चाहिए कार्बोनिक एसिड में, कौन सा? वेरी गुड, H2CO3। फॉर्मूला लिखना ब्रैकेट में H2CO3। आपको ये चीज समझ में आ रही है ना? ऐसा ही बेस भी बनाया जा सकता है, क्या करके? Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, जितने भी कैटायन है, यहाँ एनायन कैटायन के साथ देखो, HCl में H पॉजिटिव तो अपने आप में कैटायन है, एसिड में H पॉजिटिव तो अपने आप में कैटायन है ना, तो उसको एनायन चाहिए तो एसिड बना लेगा। बेस में OH नेगेटिव अपने आप में एनायन है, नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव आयन चाहिए, आया ना? समझ रहे? ये सारे जितने भी आपको मेटल आयन याद है सब यहाँ पे लिख लो, है ना, और सबके सब बेस बनाएंगे। NaOH, KOH, BaOH का होल ट्वाइस। देखो यहाँ इनके पावर में 1 1 था, इसलिए OH के पास 1 गया, बट बेरियम के पास तो ऊपर 2 है ना, तो यहाँ पे 2 आएगा। फॉलो कर रहे हैं सब? आपको आ रहा है समझ में कुछ? हाँ, CaOH का होल मतलब ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है? फिर NH4OH, ठीक है? MgOH का सब बेस है, AnOH का 3 है ना, होल ट्वाइस। समझ रहे हो? पक्का? तो बेस में OH नेगेटिव एनायन है, इसलिए वो कैटायन ढूंढता है बेस बनाने के लिए, और एसिड में H पॉजिटिव कैटायन है, तो ये एनायन ढूंढता है एसिड बनाने के लिए। समझ रहे हैं? पक्का? मतलब आप ये समझ के चलो, एसिड में कैटायन तो फिक्स है, एसिड में कैटायन फिक्स है, नहीं बोला मैंने, फिक्स है। 6 है क्यों बोल, क्यों आया ये वर्ड 6 क्यों आया? नहीं 6 बोला तू, तभी तू हंस भी रहा है, तू लड़ लेता सर मैं कहाँ बोला सर 6, ठीक है? तो एसिड में H पॉजिटिव फिक्स है, वैसे ही बेस में OH नेगेटिव फिक्स है, आपको बस कैटायन दूसरा दूसरा लगाना है, आपको नए नए बेस मिलते जाएंगे। और एसिड में H पॉजिटिव फिक्स है, आपको बस एनायन दूसरे दूसरे लगाने हैं, आपको एसिड मिलता जाएगा। समझ रहे हैं? पक्का? वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस का डेफिनेशन खुद से लिख लो, क्या होगा? जैसे एसिडिक नेचर H पॉजिटिव के कारण है, वैसे ही बेसिक नेचर OH नेगेटिव के कारण होगा। जितना ज्यादा OH नेगेटिव उतना स्ट्रॉन्गर बेस, जितना कम OH नेगेटिव उतना वीकर बेस। देखो डेफिनेशन क्या मतलब, इतना तो समझा दिया, उसमें और क्या लिखना बचा है? क्या लिखेंगे? स्ट्रॉन्ग बेसेस आर द वन which ionize fully in water to produce large number of OH negative ions. लिखना भाई, आप लोग कभी लिटमस पेपर देखे हो? हाँ, कहाँ देखे? लैब में देखे में नहीं। हाँ, भाई पकड़े हो? सब नहीं किए? नेक्स्ट क्लास में लेके आता हूँ, एसिड भी लेके आता हूँ, बेस भी। सर एसिड के लिए तो नहीं होंगे सर, साइट्रिक एसिड का फार्मूला, साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला
एग्जांपल आपको दो डेफिनेशन लिखो, एक लाइन छोड़ना एग्जांपल की है, मैं एग्जांपल देता हूँ। आदमी तभी टाइम दिखता जब बोर होते रहते हैं, और एक आपको खत्म हो गया। हाँ चलो, एग्जांपल पहले स्ट्रॉन्ग बेस का लिखा डेफिनेशन, क्यों वैसे तो लिखना जैसे अपन एसिड के लिए लिखे ना, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड अपन H पॉजिटिव से डिफाइन कर रहे थे, तो बेस को OH नेगेटिव से डिफाइन करेंगे। पढ़ दो क्या लिखा है। हाँ ठीक है, strong bases are the one which fully ionize in water to produce large amount of OH negative ions। ठीक है, इसका एग्जांपल लिखना NaOH, KOH, NaOH, KOH, CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। ये स्ट्रॉन्ग हो गया आपका, ये स्ट्रॉन्ग हो गया, ये स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, वीकर एसिड लिख लियो डेफिनेशन, ठीक है अपूर्व पढ़ दे। OH नेगेटिव, ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा, वीकर बेसिस आर द वन व्हिच आयनाइज पार्शियली इन वाटर टू प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव। मतलब NaOH का मैं 10 मॉलिक्यूल लिया और आपने 10 मॉलिक्यूल NH4OH का लिया, तो मेरे पास ज्यादा OH नेगेटिव आयंस आएंगे क्योंकि मैंने एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया है और आपने एक वीक बेस लिया है। एक एग्जांपल तो मैंने बता दिया NH4OH। देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नाम भी लिखना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला NH4OH, ये दिस वन, ये अमोनियम आयन है ना, NH4 पॉजिटिव क्या होता है, अमोनियम आयन। एल्यूमिनियम और अमोनियम में कंफ्यूज नहीं होना, एल्यूमिनियम एक एलिमेंट है ना, अमोनियम तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिला के बना है। NH4 पॉजिटिव इज अ अमोनियम आयन, राइट, डन, NH4OH। एक और लिखना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये दोनों आपके वीक एसिड्स, डन। ठीक है, बस एक हेडिंग डाल के छोड़ दो, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हेडिंग डाल देना, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट, concentrated and dilute acids oblique bases, concentrated oblique dilute, concentrated spelling, concentrated oblique dilute acids, sorry ये तो हाँ तो एंड लिखना है ना, concentrated and dilute acid oblique base। ठीक है, ये डाल के छोड़ दो, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। एक बार इसको रीड करके आना, एक तो पेज हुआ ज्यादा नहीं होगा, एसिड बेस क्या होते हैं ये रीड करके आना, अपन नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी रखियो।
यहाँ तक अभी आप रीड करना बैठ के, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पेज है ना चैप्टर का, ये वाला पार्ट, ये यहाँ पे इतना भी रीड करना, ठीक है। अगर कुछ चीज आपको नहीं दिखेगी है ना, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, पर बाकी चीज आप रीड करें वहां पर।